अब आपसे इन जनरल छोटे छोटे चीजों में डिफरेंसेस पूछ लेंगे और बोलेंगे कि आप निकाल के बताओ और लिख के बताओ 4 नंबर का है 6 नंबर का है। तो किसका डिफरेंस पूछेंगे? मैंने आपको बोला था सबसे पहले बहुत इजी है इस चीज में कंफ्यूज करना, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता था? बैलेंस ऑफ ट्रेड तो अभी गुड्स होता था सर, वो तो एकदम नीचे आता था। बिल्कुल वही अपन लिखेंगे यहां पे, रिकॉर्ड्स मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन ओनली गुड्स, सिर्फ गुड्स, जो आप अभी बोल रहे थे सिर्फ गुड्स को जो ट्रांजैक्शंस हम देखेंगे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाता है। फिर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, बीओपी में गुड्स भी आ जाता है सर्विसेज भी आ जाता है, क्योंकि सबसे चौड़ा सबसे बड़ा बीओपी देख रहे थे उसके अंदर ये सारी चीजें थी। इसमें आ जाता है डजंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर, क्योंकि जो बीओटी था वो एक करंट अकाउंट का एक छोटा पार्ट था, पर बीओपी क्या था? माई बाप था, सबसे ज्यादा बड़ा था, तो हर चीज रिकॉर्ड करेगा। अगला क्या है? सब पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, नैरो कॉन्सेप्ट, इंक्लूड्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ब्रॉड कॉन्सेप्ट, माई बाप अगेन। फिर मे बी फेवरेबल, अनफेवरेबल और इन इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब यह होता है कि गुड्स, सिर्फ गुड्स को अगर हम देखें तो हो सकता है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये फेवरेबल हो जाएगा। ज्यादा इंपोर्ट अगर सिर्फ गुड्स कर रहे हैं, हो सकता है कि इंडिया का फैशन एकदम चल पड़ा, वहां के लोग भी साड़ी मंगवा रहे हैं तो बहुत सारे साड़ियों की डिमांड बढ़ गई और हम जीन्स कम मंगवा रहे हैं बाहर से, तो वो फेवरेबल हो गया हमारे लिए। पर अगर वाइस वर्सा हो गया, हमारे लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो गए बाहर के एक्टर एक्ट्रेसेस से, तो वो लोग जीन्स या वेस्टर्न चीजें ज्यादा मंगवाने लगे और हमारा जो कल्चरल धोती कुर्ता लुंगी ये सब कम बिकने लगा, तो हो सकता है हम अनफेवरेबल में आ जाए। फिर इक्विलिब्रियम मतलब इमेजिनरी जैसा दिखता है, पर हो सकता है कभी हो भी जाए कि जितना मंगवाया उतने का ही लिया, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब ये हमेशा बैलेंस में रहता है, क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस में नहीं भी है तो हम कुछ चीज करके उसको बैलेंस में ले आएंगे। मेरे पास अगर पैसा कम पड़ रहा है मैं लोन ले लूंगा, मेरे पास पैसा ज्यादा पड़ रहा है मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो ये हमेशा अपना बैलेंस में ही रहता है, जैसा आप अभी तक ट्रायल बैलेंस और पीएनएल अकाउंट बनाते आ रहे थे। अगला हो गया नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि सिर्फ गुड्स की बात हो रही है तो पूरी इकोनॉमी की बात तुम इस पे कैसे कर सकते हो? एक छोटी चीज को लेके आप एक पेंसिल देख के कैसे बता सकते हो कि वो बच्चा बहुत होशियार है कि नहीं है? पर ये है ट्रू इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें सब कुछ है। तो ये बेसिकली ऐसा मान लीजिए ये आंसर कॉपी है, आंसर कॉपी देख के तो आप बता सकते हो कि एक बच्चा पढ़ के आया था या नहीं पढ़ के आया था। तो इसीलिए बीओपी एक ट्रू इंडिकेटर होता है, बीओटी एक ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है। अब अगला डिफरेंस, वापस ये लोग डिफरेंस खूब पूछेंगे आपसे। एक और डिफरेंस क्या होता है? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? बीओपी के 2 पार्ट्स पढ़े थे, करंट अकाउंट और कैपिटल। अब उसका डिफरेंस पूछ लेंगे, क्या होता है? ब्रिंग अ चेंज इन द करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो सेम चीज नीचे लिख दी। बिल्कुल, पर इसका मतलब यही है कि करंट लेवल ऑफ इनकम जो भी है उससे करंट अकाउंट पे असर पड़ता है इस साल का। पर कैपिटल क्या है? कोई भी चीज कैपिटल नेचर की थोड़े लॉन्ग टर्म तक आपको असर दिखाएगी। वही यहां पे लिखा होगा, देखिए, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द कैपिटल स्टॉक या नेशनल एसेट्स ऑफ द कंट्री। अब नेशनल एसेट्स यही होता है कि आप बहुत बड़ा आपने लेंड कर दिया या लोन ले लिया या इन्वेस्ट कर दिया या इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गया, तो जनरली वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, पर जनरली लॉन्गर टर्म के लिए आपको कैपिटल अकाउंट में ऊपर नीचे डिफरेंसेस दिखेंगे और करंट अकाउंट में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि याद करने के लिए ऐसा मान लीजिए कि छोटे मोटे जो भी आपको ट्रांजैक्शन ऐसा अपने दिमाग में लगते हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं और कैपिटल अकाउंट में बड़े बड़े आते हैं। इररिस्पेक्टिव उनकी वैल्यू हो सकता है इनकी भी ज्यादा हो, पर बस ध्यान रखने के लिए कैपिटल अकाउंट में बड़े चेंजेस आएंगे। अगला क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे देखते हैं, और ये स्टॉक कॉन्सेप्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं।
अब क्योंकि ये इन प्रोग्रेस बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो हम उस समय का देख लेते हैं कि भाई इस टाइम पे हमारे पास कितनी बोरोइंग्स हैं या कितना पैसा देना है, इसीलिए इसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, ये इतना, क्योंकि छोटे ट्रांजैक्शन ऐसा मान लीजिए इतने फ्रीक्वेंट होते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक एक बंच लेके चलना पड़ेगा कि यार इतने टाइम के लिए करंट अकाउंट में ये ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। करंट अकाउंट में क्या आता है, वो जो 4 डब्बे थे नीचे वही लिखे हुए हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और ट्रांसफर इनकम। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, वही 3 डब्बे जो लिखे हुए थे, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स। अब क्या मेनली फोकसेस ऑन रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट रिलेटेड टू कैश। ये आपने लिक्विड एसेट सबसे पहले जब भी अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा तो कैश पढ़ा होगा। एंड नॉन कैपिटल आइटम्स मतलब जनरली मिलना या भेजना, डिसबर्समेंट मतलब भेज देना, रिलेटेड टू कैश जो लिक्विड है चीजें, उसका लेन देन हम करंट अकाउंट में देखते हैं क्योंकि इसी साल का देख रहे हैं। अब कैपिटल अकाउंट क्योंकि लॉन्ग टर्म का है तो हम पहले सोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं कैपिटल का, कि कहां से हमें एक वाइड पैसा आ सकता है और कहां हम पैसा दे सकते हैं, वो यहां पे आ गया। अगला हो गया हेल्प्स इन्वेस्टर्स फाइंड आउट द ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस इन द कंट्री, की ट्रेड कितना हो रहा है वो हम रफली करंट अकाउंट से देख सकते हैं क्योंकि 1 साल का ही देखेंगे वो हम। और इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टर्स को पता चलेगा। यहां पे हमें ट्रेडर्स को पता चल रहा है कि भाई कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, पर यहां से किसको पता चलेगा, इन्वेस्टर्स को, कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म में इंडिया में इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं रहना है, या चाइना में इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं रहना है, या यूएस में, या कहां से मैं पैसा लूं और कहां लगा दूं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। हेल्प्स इन्वेस्टर डिटरमाइन द नेट इन्वेस्टमेंट पोजीशन ऑफ द कंट्री, की कितने लोग अभी भी इन्वेस्टेड हैं इंडिया में या किसी भी कंट्री में, वो हमें यहां पे देखने मिल जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट अपना क्या है, ये जब नेगेटिव बैलेंस दिखाता है इसका मतलब यह है कि हम नेट बोरोअर हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। पॉजिटिव बैलेंस में क्या है, नेट लेंडर हैं, हम भाई दाता हैं यहां पे, कि हम देते हैं लोगों को पैसा। और ये नेट बोरोअर का मतलब क्या हो जाता है कि भाई हम लेने वाले हैं, लेते हैं पैसा, थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है हमारी इकोनॉमी का सिस्टम। यहां पे नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है, आउटफ्लो ऑफ करेंसी फ्रॉम द कंट्री, कि करेंसी आपकी इन स्पेसिफिक बाहर जा रही है, नेगेटिव बैलेंस हो गया। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब होता है इनफ्लो फॉर अ कंट्री, करेंसी उनकी अपने पास आ रही है तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, इसीलिए ये अपना हो गया।